हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर साउंड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। यहाँ पर हम सारे टॉपिक को वन बाई वन कवर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर हम वो चीज़ें बताएंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साउंड क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस तरह की वेव्स होती हैं साउंड, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में। तो किस तरह से प्रोडक्शन होता है साउंड का, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं साउंड है क्या। तो बच्चों एक साउंड जो है एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ साउंड इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो वास्तव में जब साउंड ट्रेवल करता है तो एक एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कराता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होती है एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे कोई सोर्स है तो एक सोर्स से और दूसरे बंदे तक जो आवाज़ जा रही है तो कहीं की एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर। जो भी प्रोडक्शन होता है साउंड का वो वाइब्रेशन होता है किसका, मैटर का। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं तो हमारे जो बात करते हैं, अगर एयर की बात करें तो एयर के पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं, तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन हो रहा है लगातार, उसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे मान के चलो ये वाले पार्टिकल को एनर्जी मिली, ये वाले पार्टिकल को जैसी एनर्जी मिलेगी वो एकदम आगे वाले को ट्रांसफ़र करेगा, बाद में ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला पार्टिकल आगे बढ़ेगा, बाद में वो अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा। फिर से आगे बढ़ा दूसरा पार्टिकल, ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस, फिर से ये आगे बढ़ा अपनी मेन पोजीशन पे वापस। तो लगातार क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। When a body is vibrate, it produce sound in the form of wave। और क्या बनाती है, वेव्स बनाती है। एग्जाम्पल की बात करें, when we clap, a sound is produced। Here the mechanical energy generated due to the motion of our hand is converted into sound। तो यहाँ पर जो क्लैपिंग जब करते हो तो यहाँ पर मैकेनिकल कुछ मोशन होता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, साउंड में। द साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज वेन वी स्ट्राइक बोथ द हैंड, तो दोनों हाथ को हम स्ट्राइक करेंगे, द हैंड वाइब्रेट विच कॉज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हैंड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वैन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जैसे गिटार की बात करें तो गिटार की प्लग को जैसे ही तुमने क्या करा, प्लग किया, तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होगा। द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ गिटार पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारी जो स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दोगे तो उसके अंदर कुछ स्टोर हो जाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी प्लग द गिटार स्ट्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब इसको जैसे वो तुम छोड़ते हो तो क्या होती है, वह मोशन में आ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेशन, उसके बाद क्या आती, जो धागा है या फिर स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। नोट क्या पॉइंट, नोट पॉइंट, द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, ये फ्रो होगा, फ्रो नहीं होगा, कॉल्ड वाइब्रेशन। जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशन पढ़ते हैं। वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट to another extreme point and come back to its initial extreme position। एक वाइब्रेशन कब होगा, तो जैसे मान के चलो अगर सिंपल पेंडुलम की हम बात करें तो सिंपल पेंडुलम में मान लो ये हमारा मेन पोजीशन पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ गया, उसके बाद यहाँ पर आया, उसके बाद इधर जाए, उसके बाद इधर आ जाए, तो एक हमारा वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, जिसको हम पढ़ते हैं ऑसिलेशन भी पढ़ते हैं। साउंड किस तरह से प्रोपेगेट करेगा, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड
साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपगेट एंड द मीडियम द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रांसमिट, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो साउंड जो प्रोपगेट करेगा, तो प्रोपगेशन के लिए उसको ज़रूरत होती है मीडियम की। बिना मीडियम के कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। यहाँ पे मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। When a sound travels through a medium, the particle in the medium simply vibrate above their mean position। तो क्या करते हैं, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, एंड दे डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लेकिन वहाँ पर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं। इट इज़ द डिस्टर्बेंस द साउंड वेव दैट ट्रेवल टू प्रोपेगेट साउंड। तो जैसे हमने बताया, यहाँ पर लिखा है, बना हुआ डायग्राम। तो जैसे मान के चलो ये हमारा कोई सोर्स है, क्या है, सोर्स। तो साउंड का सोर्स है, तो ये वाले एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको जैसी एनर्जी मिली तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाए, कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस हो जाएंगे पार्टिकल। एयर के पार्टिकल बहुत पास पास आ गए। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेस होने के बाद फिर से क्या होंगे, मीन पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से कंप्रेस होंगे, उसके बाद फिर से मीन पोजीशन। तो ये वाले पॉइंट को हम पढ़ते हैं रेयरफेक्शन, जहाँ पर पार्टिकल बहुत दूर दूर है। तो इस तरह से समझो, ये हमारे कुछ पार्टिकल्स दे रखे हैं। एनर्जी ये वाले पार्टिकल को मिलेगी, तो क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो कंप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद दूर जाएंगे, तो रेयरफेक्शन। तो एक बारी कंप्रेशन, एक बारी रेयरफेक्शन। तो इस तरह से मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन साउंड डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, एज इट इज वैकेंट एंड नो मीडियम इज प्रेजेंट टू प्रोपगेट द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन होंगे नहीं, पार्टिकल्स कोई प्रेजेंट नहीं है, और वाइब्रेशन जब होंगी नहीं तो साउंड हमारा प्रोडक्शन होगा नहीं। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव। जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उनको हम क्या पढ़ते हैं, वेव पढ़ते हैं। एंड द साउंड इज विजुलाइज एज ए साउंड वेव लाइक साउंड। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, जो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलो मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। उसके बाद पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद रेयरफेक्शन, उसके बाद फिर से कंप्रेशन, उसके बाद फिर मीन कंप्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद मीन पोजीशन, उसके बाद फिर से रेयरफेक्शन। तो ये लगातार चलता रहेगा। डिस्टर्बेंस अकर व्हेन वाइब्रेट ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। जब पार्टिकल, मान के चलो ये है, जब पार्टिकल इधर जाएंगे तो कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये वाला रीजन बता रहा है कि डिस्टर्बेंस अकर व्हेन वाइब्रेट ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। तो पार्टिकल किधर हो रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जब पीछे की तरफ आएंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, वो बैकवर्ड, पीछे की तरफ, फिर से आगे की तरफ, फिर से पीछे की तरफ। तो ये फिर से आगे की तरफ, फिर से पीछे की तरफ। तो ये लगातार ये चलता रहेगा, आगे पीछे, आगे पीछे। तो ये लगातार जो मोशन हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, साउंड का प्रोडक्शन कराएगा। और इसको हमने ग्राफ से बता दिया। तो जब भी पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उसको हम पढ़ते हैं रेयरफेक्शन। जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो उसको हम पढ़ते हैं कंप्रेशन। तो ठीक है, तो ये होगा कंप्रेशन, ड्रोन कंप्रेशन कहें तो डेंसिटी मैक्सिमम। और ये वाला जो बनेगा वो बनेगा रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। ठीक, तो इस तरह से वो चलेगा। बच्चों ये भी बता दें कि यहाँ पर जो बनेगा, जैसे मान के चलो जब मीन पोजीशन के अबाउट एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे एक ऑसिलेशन। जैसे मान लो पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ आया, ठीक है, फिर से यहाँ गया, फिर से यहाँ आ गया। या ये मानो पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन में एक बार इधर जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा, फिर से इधर जाएगा, तो हमारा एक ऑसिलेशन जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, जैसे मान के चलो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन, मीन पोजीशन, रेयरफेक्शन, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, वास्तव में, अरे मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, अब वापस हमारा कहाँ पर आ गया, मीन पोजीशन पे।
तो एक ऑसिलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक ऑसिलेशन। या फिर ये पढ़ो, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं क्या, वेव लेंथ, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट जब वेव आगे बढ़ेगी टाइम के साथ तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, और जो डिस्टेंस है उसको हम पढ़ते हैं वेव लेंथ। अब कितना यहाँ पर टाइम लगा उसको हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। इसकी बात हम नीचे अभी करेंगे। तो लिखा, हाउ डू कंप्रेशन एंड रेयरफिकेशन इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन इन द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, तो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे मान के चलो ये डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ेगी, या फिर कहें तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो ज़्यादा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन ये वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो कंप्रेशन ज़्यादा होगा, और रेयरफिकेशन ये वाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखा भी है, कंप्रेशन इज ए रीजन of the medium in which particles are compressed, that a particle come closer and the area of higher pressure is created. Due to this, the distance between the particles become less as compared to the normal distance between them. तो यहाँ पर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर है, तो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस जो कम हो जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे कंप्रेशन। There is a temporary decrease in the volume which increase the density of the medium as the volume is inversely proportional to the density. तो यहाँ पे डेंसिटी है मालूम है किसकी इन्वर्सली होता है, वॉल्यूम की। जब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी बढ़ेगी मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर दे रखा है, कुछ पार्टिकल्स दे रखे मीन पोजीशन में, तो जब यहाँ पर कुछ एनर्जी मिलेगी तो ये कंप्रेस होंगे, तो कंप्रेस हो गई। उसके बाद क्या होगा, रेयरफिकेशन, तो दूर जाएंगे। तो ये वाले केस को पढ़ेंगे रेयरफिकेशन, पार्टिकल दूर दूर हो जाए, और पार्टिकल जब पास पास हो जाए तो कंप्रेशन। अब ये होती है मीन पोजीशन, ठीक है। तो लिखा, सिमिलरली इन द रेयरफिकेशन द पार्टिकल गेट फार्दर अपार्ट एंड द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब जाके हम पढ़ेंगे रेयरफिकेशन। दस देयर इज ए टेम्परेरी इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया, विच रिजल्ट इन डिक्रीज द डेंसिटी, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। रिमेंबर, साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव। बच्चों वेव हमारी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, तो ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े उनको हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव, और ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत ना पड़े उनको हम पढ़ते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव आर वेव दैट नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। और द लाइट इज ए नॉट मैकेनिकल वेव, तो ये क्या है, हमारी मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद बात आती है कि जो हमारी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव हैं, वो दो टाइप की हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होंगी, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब मान के चलो मोशन का डायरेक्शन ये हो, वेव के चलने का डायरेक्शन ये हो, और डिस्टर्बेंस है या फिर जो हमारे वाइब्रेशन है उनका भी डायरेक्शन यही हो। जैसे पार्टिकल इधर गया वापस इधर आया, तो इस तरह की वेव को हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड एक हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। क्या, तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे मान लो चलो डायरेक्शन हमारा क्या है, प्रोपगेट करने का ये है, और वाइब्रेशन इस तरह से हो परपेंडिकुलर, तो इस तरह की वेव को हम तब पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो जैसे कि लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव हमारी क्या होंगी, ट्रांसवर्स वेव होंगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगातार बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कंप्रेशन, ये रेयरफिकेशन, कंप्रेशन, रेयरफिकेशन, ठीक है, डिस्टर्बेंस मीडियम, तो लगातार क्या हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन रेयरफिकेशन, कंप्रेशन रेयरफिकेशन, तो लगातार ये हो रहा है।
तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अप एंड डाउन, जब अप एंड डाउन हो तब जाके हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम क्या है, ये इस तरह से हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रोपोगेट किस तरह कर रही है, अप एंड डाउन। एग्जाम्पल, if we hit on the drum surface, the wave produced is the longitudinal wave. As the drum membrane move outward and inward, and the disturbance is particle also move in the same direction. ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, जैसे मान के चलो कोई वाइब्रेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, मतलब मीन पोजीशन से जाए, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद मीन पोजीशन, उसके बाद रेयरफेक्शन, उसके बाद कंप्रेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पढ़ेंगे हम, एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगी उसको हम पढ़ते हैं वेवलेंथ, या फिर दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ, या दो रेयरफेक्शन के पॉइंट के बीच को क्या पढ़ेंगे हम, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा। द साउंड वेव टेकन टाइम t2 टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इन द केस इज t2 सेकेंड। ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मान के चलो एक सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, मान लो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जाके यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर फिर टाइम कितना लगा, 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन ऑसिलेशन इन 0.5 सेकेंड, तो फ्रिक्वेंसी मिलेगी कितनी, 2 सेकेंड। कितनी होगी, 2 हर्ट्ज। कितनी होगी, 2 हर्ट्ज। ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज लिखा हुआ है, सिंबल क्या होता है, न्यू। सिंबल क्या होगा, न्यू। ठीक है, जो ग्रीक सिंबल है। ठीक। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन इज नोन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जो मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। ठीक। तो ये होगा एम्पलीट्यूड, ये होगा सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, कितना टाइम लगा उसको हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। और यहाँ पे लिखा वेवलेंथ, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयरफेक्शन। तो दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंजिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी ऐसा यूनिट बनेगी मीटर। लेकिन एक और भी यूनिट है जिसको हम पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो ये छोटी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, ऐसा यूनिट तो नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर, उसी तरह से क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। अब बात आती है लाउडनेस की। तो लाउडनेस क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए साउंड इज लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट ऑफ डेसिबल। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, डेसिबल। तो जैसे मान के चलो एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, तो जैसे मान के चलो हमारे पास दो ग्राफ बने हैं, दो ग्राफ बने हैं, एक ग्राफ है ये, ठीक है, और दूसरा ग्राफ इसके बगल में बना दिया हमने। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लाउडनेस पता करना है, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लाउडर होगी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो लाउडनेस जो होगा वो बराबर किसको होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है। तो ये बनेगा एम्पलीट्यूड। ठीक, ये एम्पलीट्यूड बनेगा। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा वो ज़्यादा लाउडर आवाज़।
तो जैसे आप लोग देखते हो डीजे वगैरह में, म्यूजिक सिस्टम में, कि जिस तरह से ये चीज़ ज़्यादा हो तो समझ जाओ आवाज़ क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो ये बताता है एम्पलीट्यूड को। पिच क्या होता है? इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस विद साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। मतलब दोनों दो साउंड की लाउडनेस सेम हो, दो साउंड की लाउडनेस सेम हो तब जाके डिफ्रेंशिएट करें तो बनेगा पिच। द पिच ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीज इट्स पिच आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो दोनों की लाउडनेस सेम हो, ठीक है, दूसरा ग्राफ बना हुआ है, लाउडनेस सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा समय ले रहा है। कहें तो यहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा है और यहाँ पर है टाइम पीरियड कम। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, हायर पिच। ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हाई पिच के लिए बनेगा, जब नंबर ऑफ ऑसिलेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। अब इसको हम पढ़ेंगे लो पिच। कहें तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा। लाउडनेस तो सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसी में अंतर पता करना। टोन क्या होता है, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी। सिंगल फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को हम क्या पढ़ते हैं, टोन। नोट क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस विथ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, उसको हम पढ़ते हैं नोट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे मान के चलो जितना एनर्जी, साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना एनर्जी पास कर रहा है एरिया के थ्रू, उसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, जूल मीटर। ये जो होगा ये नीचे आएगा, ठीक है, इनटू में टाइम। कहते हो एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा एनर्जी का यूनिट जूल अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका टाइम का सेकेंड। जब ऊपर पहुँचाओगे तब बनेगा जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, ठीक। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर स्पीड क्या बनेगा, बी बराबर डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा अपॉन में टाइम टी पी डी, टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ से 1/t जो है बच्चों फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को अगर देखें तो फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1/t। तो इस तरह से अगर हमें 1/t की जगह पर रखें क्या, तो बी बराबर मिलेगा आपको न्यू लेमडा, ठीक है। न्यू की जगह क्या रख देंगे, 1/t। इस तरह से ये स्पीड का फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन याद रखें, रिमेंबर द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच इट प्रोपगेट एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मान के चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर वही टेम्परेचर घट रहा है तो समझ जाओ स्पीड क्या होगी, बढ़ रही है। द स्पीड ऑफ a sound is independent of its frequency, although the frequency of sound affected its shrillness. Speed of sound is higher in solid as compared to liquid and higher in liquid as compared to gases. सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, उससे कम जो स्पीड होगी वो कहाँ होगी, लिक्विड में होगी, और सबसे कम जो बनेगी स्पीड वो बनेगी आपकी गैस में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 344 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो वेवलेंथ को आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेमडा। तो वी बराबर हम लोग पढ़ते हैं न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या बनेगा, न्यू अपॉन में बी, वी अपॉन में न्यू। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 17.2 मीटर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड लाइक द लाइट रे एंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट लाइट ऑबे। जो लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करता है उसी तरह से साउंड भी क्या करता है, ऑबे करता है। तो इको को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो द रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। तो जैसे मान के चलो जो रिपीटिशन हो रहा है, कोई भी साउंड जा रहा है बार बार टकरा के सुनाई पड़ रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, इको। रिवर्बरेशन क्या है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल
दैट रिजल्ट इज साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिवर्बरेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि बहुत कम समय में साउंड किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस आ जाए। जैसे मान के चलो घर में आप जो भी आवाज़ वॉल से टकरा के आ रही है, सीलिंग से टकरा के आ रही है, फ्लोर से टकरा के आ रही है, हॉल वगैरह में जो आवाज़ आती है उसको हम पढ़ते हैं रिवर्बरेशन। लेकिन इको के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई हमारा साउंड दे रखा है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से टकरा के जब वापस आ रही है ऑरिजिनल साउंड ये जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है कि कब जाके इको सुनाई पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इको आपको तभी सुनाई पड़ेगा, एक कंडीशन है कि टाइम की वैल्यू जो है कि जाने का टाइम जब जो इंसिडेंट साउंड जाएगा और जब वो टकराए के आए, तो जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है। अगर 0.1 सेकेंड से टाइम ज़्यादा है तब जाके आपको इनको सुनाई पड़ेगा, अगर नहीं है तो होगा रिवर्बरेशन। तो साउंड कोई भी साउंड टकरा के 0.1 सेकेंड से कम समय में आ जाए उसको हम पढ़ेंगे रिवर्बरेशन। जब ज़्यादा समय हो तब पढ़ेंगे इको, ठीक है। जैसे मान चलो रिपीटिशन हो साउंड का जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, तो तब केस होगा रिवर्बरेशन का। अगर मान के चलो बहुत थोड़े समय के बाद आए, जैसे मान के चलो किसी पहाड़ी वगैरह पे खड़े हो जाते हो तब जाके बोलो, तो जो टकरा की आवाज़ आती है उसको हम पढ़ते इको। टिप क्या है, वाई सॉल्विंग क्वेश्चन हैविंग इको सिनेरियो रिमेंबर इन द टाइम इंटरवल ऑफ इको इज हियर्ड द साउंड कवर ट्वाइस द डिस्टेंस। यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी, डबल। जैसे मान के चलो अगर मिनिमम डिस्टेंस आप फाइंड करें, जैसे यहाँ पे दे रखा है वाई डू वी नॉट हियर एन इको इन द रूम विच इज ऑक्यूपाइड विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्यों नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम टाइम है वो आपको 0.1 सेकेंड लेना है। तो यहाँ से कब सुनाई पड़ेगा, तो जैसे मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली डी, कितनी मानी डी। एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है बच्चों, वी बराबर हम लोग पढ़ते हैं 344 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान के चलो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो इको के लिए कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने बताया कि टाइम कितना होना चाहिए बच्चों, 0.1 सेकेंड मिनिमम। तो यहाँ पे v बराबर हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 2d अपॉन में टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। जब 2d निकालेंगे तो बनेगा 0.1 सेकेंड इंटू में करेंगे v, तो हो जाएगा कितना 304.2, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है 344। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 34, यहाँ पे 4 है 0.4 और अपॉन में करेंगे 2, तो d की वैल्यू आएगी 17.2 मीटर। तो आपको एयर में इको तब सुनाई पड़ेगा जब कम से कम डिस्टेंस कितनी हो 17.2 मीटर, ये साउंड से, सेंडर से और ऑब्जेक्ट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो 17.2 मीटर, तब जाके आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। तो ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो जैसे लिखा है डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। These instruments are designed to send the sound in a particular direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आवाज़ जाती है, विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ ना फैल के एक डायरेक्शन में जाती है। द कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट साउंड वेव सक्सेसफुली टूवर्ड द ऑडियंस, उसके बाद ऑडियंस तक आवाज़ वो पहुंचती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव आल्सो एड अप इन दीज इंस्ट्रूमेंट दैट इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड, और यहाँ से लाउडनेस ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा एग्जांपल है स्टेथोस्कोप। इट इज़ ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर हियरिंग साउंड इन द ह्यूमन बॉडी, मेनली द हार्ट एंड लंग्स। तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक ट्यूब होता है, एक दिल के पास लगा देते हैं, दो कान में लगाने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्यूब होती है इसके बीच में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। द साउंड ऑफ द हेयर वेव रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव इन द रबर ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो रबर ट्यूब में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कर्व सीलिंग फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल आर मेड कर्व सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सीलिंग रीच ऑल द पार्ट ऑफ द हॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, सिनेमा हॉल में
कर्व सरफेस बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस बनाया है, तो यहाँ पर साउंड जाएगी, रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, हर एक ऑडियंस तक पहुँचेगी। रेंज ऑफ हियरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर के लिए जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर फ्रिक्वेंसी है तभी जाके ह्यूमन सुन सकता है। इंफ्रासाउंड क्या है? साउंड फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो 20 हर्ट्ज से कम, उसको हम पढ़ते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। एनिमल लाइक एलिफेंट, व्हेल, डायनासोर प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक वेव। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन अबाउट 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से कम ज़्यादा हो तब जाके हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। एनिमल लाइक डॉग, डॉल्फिन, बैट्स, रैट कैन हियर अल्ट्रासाउंड। बैट एंड रैट कैन आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, ये प्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे मान के चलो चमगादड़ को कोई शिकार करना है तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड को छोड़ेगा, उसके बाद उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर अल्ट्रासाउंड वापस आएगी, तब जाके वो सुनाई पड़ेगी। उसके बाद बात करें, ह्यूमन ईयर आर नॉट एबल टू डिटेक्ट ईदर इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन ईयर जो है वो ना तो इंफ्रासोनिक को सुन सकता है ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड को वो सुन सकता है। साउंड ऑफ दीज फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। तो यहाँ पर ऑडिबल साउंड जो बनेगी, ऑडिबल साउंड वो बनेंगी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी के बीच की साउंड। अगर 20 हर्ट्ज से कम है कोई भी फ्रिक्वेंसी तो इनऑडिबल बनेगी, अगर 20,000 से ज़्यादा है तो क्या बनेगी? इनऑडिबल। कहें तो ये वाली रेंज जो है वो ह्यूमन नहीं सुन सकता है। ए साउंड वेव हैविंग टाइम पीरियड 0.04 सेकेंड, यहाँ पर दे रखा है टाइम पीरियड कितना? 0.04 सेकेंड। दैट द साउंड इज ऑडिबल और इनऑडिबल, तो यहाँ से पता करना है। तो टाइम पीरियड दे रखा है तो फ्रिक्वेंसी निकाल लो। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आई? 25 हर्ट्ज। तो 25,000 तो समझ जाओ क्या 20 और 20,000 के बीच की है, तो ये आसानी से सुनाई पड़ेगी। कहें तो ये ऑडिबल रेंज होगी। एप्लीकेशन क्या होते हैं अल्ट्रासाउंड के? तो अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट साउंड सच ए स्पाइनल ट्यूब और से पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट जहाँ पर आप क्लीनिंग नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट लेवल की, तो वहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लाई इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन विदाउट डैमेजिंग देम। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पर आपको क्रैक वगैरह पता करने हैं तो हम क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू अल्ट्रासाउंड स्कैनर बाय डॉक्टर टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी एट्सेट्रा। तो अल्ट्रासाउंड का हमारा मेडिकल फील्ड में भी प्रयोग होता है। जैसे मान के चलो इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसको हम पढ़ते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द पार्ट heard to form the image heard that inform about its function. This technique is called echocardiography, ECG, echocardiography, ECG, ठीक है। तो अगर हार्ट मान के चलो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वेव तो उसको हम पढ़ेंगे ECG, echocardiography। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन इन द किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किडनी में जो भी स्टोन वगैरह बनती है उसको भी ब्रेक करने के काम आता है। अब बात आती है सोनार का। तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। काम क्या है? तो सोनार एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर काम करता है, मेजर करता है डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी गहराई और डिस्टेंस को पता करना। सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर दैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव एंड ए डिटेक्टर दैट रिसीव द रिफ्लेक्टेड बैक साउंड। इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन रिसीविंग अल्ट्रासाउंड टी, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर दे रखा है आपको, तो एक लगा हुआ है क्या? ट्रांसमीटर, एक लगा हुआ है डिटेक्टर। तो मान के चलो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सी लेवल में पड़ा हुआ है, समुद्र वगैरह में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है,
तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड की भेजेगा। भेजने के बाद डिटेक्टर क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। कितने टाइम में वापस आ गई, मान लो टी टाइम में वापस आ गई। तो यहाँ पर आपको पता करना कि कितनी गहराई में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। स्पीड आपको पता होगी, तो स्पीड आपको पता होगी वाटर में, तो यहाँ पर बनेगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, तो 2d बराबर v इंटू में टी। इस तरह से आप d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। वैट यूज द सेम प्रोसेस ऑफ सोनार डिवाइस टू कैच प्री। तो जो चमगादड़ होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सोनार की तरह ही प्रोसेस होता है उनका। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे मान के चलो सिप है जो फिटेड है सोनार डिवाइस, द टाइम टेकन बाय द सोनार डिवाइस सेंड सिग्नल रिसीव को कितने सेकंड में वापस आ रही है, 3 सेकंड में। स्पीड दे रखी है 1400 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2d बराबर 2d निकाल लेंगे। ठीक है, 2d, तो 2d की वैल्यू कितनी आई, v इंटू में टी, तो यहाँ पर आ जाएगी 4200 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड शिप, 4200 मीटर। इसको जब हाफ करेंगे, हाफ करना होगा क्योंकि ये 2d की वैल्यू आएगी। ठीक है, जब हाफ करें डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड शिप विल बी हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कैलकुलेटेड। तो जब हाफ करेंगे तो ये बन जाएगी 2100 मीटर। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर वर्किंग कैसे काम करता है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। आउटर ईयर का काम होता है, ये किससे बना होता है, पिन्ना का बना होता है। ये कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम सराउंडिंग एंड पास इट मिडल ईयर थ्रू द ऑडिटरी कैनल। तो ऑडिटरी कैनल के थ्रू ये क्या करता है, पहुंचाता है आवाज़ को। मिडल ईयर क्या करता है, एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनल देयर इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। व्हेन कंप्रेशन ऑफ साउंड स्ट्राइक द eardrum pushes inward, and while the rarefaction eardrum move outward, thus the eardrum start vibrating। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा साउंड के बारे में पूरा लेक्चर। ये जो नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये नोट्स सारे सब्जेक्ट की और सारे नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।